अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी 401 का लेक्चर 1 और 2 आपके साथ इस वीडियो में कवर करूंगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, स्टार्टिंग द लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 1 है, इजी है, क्विक सा रिव्यू है और बस डेफिनेशन वगैरह हैं, फटाफट अंडरस्टैंड कर लेंगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। Lecture 1 is a quick look of the picture. It means to understand what's the actual picture of the psychology and what is actually psychology. अच्छा, सबसे पहले तो उसने बताया है कि नेशनल स्टडी के मुताबिक यूएस में अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द एडल्ट, 70 मिलियन जो लोग थे वो डायग्नोज हुए विद साइकाट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें डिफरेंट मेंटल प्रॉब्लम्स थी एंड एवरीथिंग। फिर 10 मिलियन जो थे वो मूड डिसऑर्डर और मेजर डिप्रेशन से सफ़र कर रहे थे। मूड डिसऑर्डर्स मतलब कभी मतलब एकदम से मूड्स का चेंज हो जाना, कभी हैप्पी और कभी सैड, कभी एकदम से गुस्सा हो जाना, तो ये इस तरह सारे मूड डिसऑर्डर्स। फिर 15 मिलियन जो थे वो एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे थे। 1 मिलियन जो थे वो सिक्सोफ्रेनिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे थे एंड 500,000 विच इज़ हाफ अ मिलियन वो ईटिंग डिसऑर्डर्स से सफ़र कर रहे थे एंड मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन। ठीक है, ये जस्ट एज अ स्टैटिस्टिक्स थी। ठीक है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लिनिकल साइकोलॉजी एक्चुअली है क्या। अच्छा, जो लेट्स स्टार्ट विद ब्रीफली विद पैराग्राफ्स। मैं पैराग्राफ्स पढ़ती जाऊँगी और आप लोग को पहले बताती जाऊँगी इसमें क्या है, फिर हम इसको रीड करते जाएंगे ताकि आप लोग के माइंड में चीज़ जो है वो जज्ब होती जाए, बैठती जाए। अच्छा, सबसे पहले उसने कहा है कि इस पैराग्राफ में कि ये एक बहुत मतलब मज़े का फील्ड है और बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, दोनों काम होते हैं, रिसर्च होती है और प्रैक्टिस होती है। ठीक है, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड होती है, साइकोपैथोलॉजी से। साइकोपैथोलॉजी क्या होती है, मेंटल डिसऑर्डर से। ठीक है, जो कि मतलब दिमागी मसले वगैरह, मेंटल डिसऑर्डर्स एंड टू मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि फिर जो चीज़ जो डिसऑर्डर समझ आती है उसको समझा अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर उसको ट्रीट किया जाता है, फिर उससे उसको देखा जाता है कि इसको और ख़राब होने से कैसे बचाया जाए। अब रीड कर लेते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ एन एक्साइटिंग एंड ग्रोइंग फील्ड दैट encompasses both research and practice related to psychopathology and to mental साइकोपैथोलॉजी का मैंने आपको मतलब बता दिया, मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, दिमागी मसले मसाइल। ठीक है, एंड टू मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अच्छा, याद रखिए क्लिनिकल साइकोलॉजी है जो है वो सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल इलनेस नहीं है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को भी देखती है। ठीक है, इसमें देखिए फिजिकल जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि फिजिकली कैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो पेशेंट्स को डील करती है। फिर है जब आपको बीमारी का पता चल गया, अब जाहिर सी बात है जब बीमारी का पता चल गया कि अच्छा इस बंदे के साथ ये मसले हैं, तो फिर उसको कैसे डील करना है, अंडरस्टैंडिंग, ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर एसोसिएट इफेक्ट, कि उससे मिलते जुलते जो उस डिसऑर्डर से जो मिलते जुलते मसले आ रहे हैं, इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है। फिर उसने कहा है क्लिनिकल साइकोलॉजी प्ले अ सेंट्रल रोल इन असेसमेंट। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो असेसमेंट करते हैं किसी भी डिसऑर्डर का, फिर उसको डायग्नोज करते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। आप परेशान ना हो, मैं आगे आपको असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सबका सारा क्लियरली बताऊंगी। फिर क्या है, किस तरह, अब पहले ये बता दिया कि साइकोलॉजिस्ट करते क्या है, उनका रोल क्या है, सेंट्रल रोल उनका क्या है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, किस चीज़ का, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का। अब उसको वो कैसे ट्रीट करते हैं, थ्रू टेस्ट, इंटरव्यूज़, क्लाइंट के इंटरव्यूज़ लेके, उसके रिटर्न कुछ टेस्ट आपने देखे होंगे, जैसे इंटरनेट पे भी आते हैं आईक्यू टेस्ट वगैरह, वो तो इतने मतलब प्रॉपर नहीं होते, लेकिन इस तरह के बहुत से साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास टेस्ट होते हैं, फिर वो इंटरव्यूज़ लेते हैं, फिर ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कहीं चुपके से बैठ के देख के या किसी कमरे में सबको इकट्ठा करके, रिसर्च वगैरह हम सारा कुछ आगे ये कवर करेंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। अब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स कौन सी हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये वो है जो कि देखती है कि इंसान के मेंटल
और बिहेवियर्स में किन चीज़ों से फ़र्क आ रहा है और उनको कैसे मैनेज करना है। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी वो होती है कि जो आपके अभी करंट जो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपके करंट जो रिलेशंस हैं वो, या आपकी जो इन्वायरमेंट है, करंटली जो इन्वायरमेंट है वो आप पे कैसे इफ़ेक्ट करिए, उसको इंटरपर्सनल कहते हैं। साइकोथेरेपी मतलब उसकी वो थेरेपी करती है। मैरिटल शादीशुदा ज़िंदगी के एंड फैमिली थेरेपी सिबलिंग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ये ऐसा। फिर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर ऑन द फ्रंट लाइन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, कि वो हर वक्त जो है ना किसी की मेंटल प्रॉब्लम के लिए वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं, मतलब हर वक्त हाजिर होते हैं और मौजूद होते हैं। ठीक है, दे आर इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनका जो मेन काम होता है वो, मतलब जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इनकी ट्रीटमेंट की, वो किस में है, बिहेवियरल, कि इस बीमार मतलब अगर किसी के अंदर ये मेंटल प्रॉब्लम है तो उससे इसका बिहेवियर में क्या फ़र्क पड़ रहा है। काम, हाथ हाथ कांप रहे हैं, टांगे कांप रही हैं, टांगे ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दी हैं, हाथ रब करना शुरू कर दिए, ये सारे बिहेवियर में मसले, आंखें तेज़ी से घुमाना शुरू कर दिए, ऊपर नीचे देखना शुरू कर दिए, सर खुरकना शुरू कर दिए, ये सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से आती हैं, डिसऑर्डर्स की वजह से आते हैं। एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू फिजिकल डिजीजेस, ठीक है, इंक्लूडिंग कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, एस्थमा एंड क्रोनिक पेन। अच्छा, इसमें अब मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। इसमें उसने क्या बताया है कि देखें, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना वो फिजिकल हेल्थ का भी करते हैं। उसमें यह है कि देखें, जब किसी पेशेंट को कैंसर का पता चलता है या उसको पता चलता है उसको हार्ट अटैक हो गया, तो जो उसके वो खामोश हो जाते हैं, ज़्यादातर कहते हैं ना चुप हो गया है, चुप चुप सा रहता है, गुमसुम सा रहता है, तो वो अपनी सोचों में गुम होना शुरू हो जाते हैं, और वो उनकी मतलब साइकोलॉजिकली उनको अफेक्ट कर रहा होता है कि वो ये कहता है कि मुझे कैंसर हो गया, पता नहीं मैं ज़िंदा रहता हूँ, मैं कितनी देर रहूँगा, या अगर पैसों का मसला है, या किसी को फियर है डॉक्टर से, या कितनी दवाइयाँ खानी है, डॉक्टर्स ने परहेज़ बता दी, और ये सब चीज़ें जो हैं ये इंसान को अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, खाना शुरू कर देती हैं। तो वो यही है कि ये चीज़ें जो है ना, जब मेंटली इंसान फिजिकली तो बीमार है ही है, जब मेंटली भी होना हो तो वो इंसान और ज़्यादा जल्दी से उसकी जो हेल्थ है ना वो नीचे को जाती है, ड्रेन होती है। ठीक है, डायबिटीज़ का भी ये, अस्थमा में भी यही। अच्छा, अस्थमा में एक चीज़ मैं बताऊंगी कि अक्सर ये होता है कि अस्थमा के पेशेंट्स को ये डर लगा रहता है कि हाय हमें सांस तो नहीं आ रही, मतलब जबकि अक्सर यूँ होता है कि उनको मतलब हर वक्त नहीं, जब अटैक होता है अस्थमा का तभी उनको सांस का मसला होता है। लेकिन कभी कभी ये पेशेंट जो है वो इस तरह हेलुसिनेट करना शुरू कर देते हैं कि हमें सांस का शायद हमारी सांस घुट रही है, बंद हो रही है, इस तरह। एंड क्रोनिक पेन्स वो होती हैं जो बहुत जो बीमारियां जो लंबे अरसे तक चलती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, और भी इस तरह की बहुत सी होती हैं। अच्छा, फिर ये है कि ये नेक्स्ट 2 लाइन्स में वो ये कह रहा है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डिलीवरी प्रोग्राम्स को भी में बहुत हेल्प करते हैं। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं स्मोकिंग की जो कैंपेन्स हैं वो कितनी, मतलब किस तरीके से ये प्रॉपर प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो लोगों को इस चीज़ की एजुकेशन हासिल हो और उनको पता चले कि आपकी जो बैड हेल्थ की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे भी कैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और वो साथ साथ इसमें ये भी है कि उन प्रोग्राम्स को भी वो करते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी सीरियस है, इसको सीरियस लें, इसकी वजह से आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी इफ़ेक्ट होगी। और उनको ये भी बताया जाता है कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ जो है वो क्या है, और उसको मतलब आप डिटरमिन कैसे करें, और जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डिटरमिन करें। ठीक है, फिर आ जाते हैं नीचे। As a result, clinical psychologists engage in work in which the stakes are high and the opportunities are great to bring meaningful changes। अच्छा, ये यही है कि वो हर वक्त अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं उन कामों में जिसमें वो देखते हैं कि लोगों की बेटरमेंट हो और उनके काम से कोई चेंज आए, दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी आए। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि क्लिनिकल वर्ड जो है वो कहाँ से, लैटिन और ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है बेड, सजेस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इल। अच्छा, अब ये कनेक्शन देख लें आप, इल और बेड का, कि जो बीमार होता है वो ज़्यादातर रेस्ट करता है या बेड पर ही होता है, बिस्तर पे ही होता है, तो उससे उन्होंने क्लिनिकल वर्ड निकाला है। ठीक है, फिर है, बट क्लिनिकल साइकोलॉजी हैज़ कम टू मीन अ ब्रॉडर एरिया दैट जस्ट मेंटल इलनेस ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जो है वो सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं है इंडिविजुअल्स की, वो फिजिकल हेल्थ को भी देखते हैं। अमंग द अल्टीमेट एम्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी आर द साइकोलॉजिकल वेलबींग। यहाँ पे देखिए उनके अल्टीमेट एम्स क्या हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साइकोलॉजिकल वेलबींग हो, दिमागी तौर पे बेहतरी हो, एंड बेनिफिशियल बिहेवियर ऑफ पर्सन, के किसी बंदे
बंदे को भी अगर वो डील करें तो उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग हो और उसके लिए उसके बिहेवियर में बेहतरी आए। देयरफॉर इट फोकसेस ऑन इंटरनल साइकोबायोलॉजिकल कंडीशंस एज वेल, जो कि हमने भी कैंसर वगैरह की पढ़ी कि जो अंदरूनी उनके जो मसले हैं ना उनको भी वो बेहतर करें, एंड ऑन एक्सटर्नल सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट्स के वो फिर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप जैसे कैंसर के पेशेंट को लेते हैं, फिर उनको कहते हैं कि आप अपने लोगों से मिलते रहा करें और अपने आप को लोगों के में घेर के रखें, अकेले ना रहा करें, ज़्यादा सोचा ना करें और इस तरह की बातें। ठीक है, फिर है क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ द लार्जेस्ट सिंगल स्पेशलिटी विद इन साइकोलॉजी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे और ब्रांचेज हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी, तो ये भी एक ब्रांच है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वास्ट ब्रांच है साइकोलॉजी की, दैट डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड स्किल्स। अच्छा, ये किससे डील करती है? प्रिंसिपल से, स्किल से, अप्लाइड आउटसाइड द लेबॉर्ट्री की। क्लिनिकल साइकोलॉजी वो स्टडीज़ हैं जो कि सिर्फ लेबॉर्ट्री के अंदर नहीं होती, ये आपने प्रैक्टिकली भी करनी है, लोगों से मिल के भी करनी है, लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स और उन पे रिसर्च करके करनी है। लैब के अंदर ये महदूद नहीं है। इट इज़ बाय नो मीन्स ऑल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी कि ये सिर्फ अप्लाइड साइकोलॉजी नहीं है। अब अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है? वो विच इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, मिलिट्री एंड सेवरल अदर स्पेशलिटीज़। ठीक है, अब उसने यही बताया कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी से बहुत डिफरेंट है और उसमें ये सिर्फ लेबॉर्ट्री में महदूद नहीं है। इसमें आपने असेसमेंट्स करनी है, ट्रीटमेंट्स करनी है, प्रिवेंशंस करनी है, क्लाइंट की बेहतरी देखनी है और भी बहुत बहुत इसमें चीज़ें हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम डेफिनेशन है, इसकी 2 डेफिनेशंस हैं। आप दोनों डेफिनेशंस अगर बाय हार्ट याद कर लें तो दैट्स वेल एंड गुड। पहली है द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स रिसर्च, टीचिंग एंड सर्विसेज relevant to the applications of principal methods and procedures for understanding, predicting and elevating intellectual, emotional, biological, psychological, social and behavioral maladjustments। मैल एडजस्टमेंट्स वो होंगी कि एडजस्टमेंट्स में मसले आते हैं, बिहेवियरल एडजस्टमेंट्स में जब मसले आते हैं, डिसेबिलिटी एंड डिस्कम्फर्ट अप्लाई टू वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट पॉपुलेशन। ठीक है, फिर दूसरी जो है वो भी इससे मिलती जुलती है और वो ज़्यादा इजी भी है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? वो स्टडी है जो कि देखी जाती है किसी बंदे में मेंटली प्रॉब्लम्स हैं या बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, वो उसके इमोशंस को या उसके बिहेवियर को असरअंदाज करें और उसको फिर वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी डील विद बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, दे एडमिनिस्टर एंड इंटरप्रेट साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड असिस्टेंट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। फिर उसको वो देखते हैं, उसके टेस्ट देख लेते हैं और फिर उसको डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं फॉर मेंटल डिसऑर्डर। दे आल्सो स्टडी द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी को भी देखते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो पैराग्राफ्स हैं, ये मैं सारी बातें आपको इसलिए ऊपर डिटेल में बता चुकी थी कि नीचे आके मुझे दोबारा ये बातें ना करनी पड़े। आपने वैसे पढ़नी है तो पढ़ लें, दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशन दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू क्लिनिकल साइकोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये बड़े ही मज़े का है, आप घबराएं मत, बहुत ही मज़े का है। अच्छा, फिर सबसे पहले आ जाता है 8 टाइप ऑफ प्रोफेशंस हैं फर्दर जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में होते हैं। पहला है साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, अब साइकियाट्रिस्ट क्या है? वो कह रहा है कि फिजिशियंस होते हैं, इनकी क्या है कि ये इनका सिर्फ मेडिसिन से काम होता है। इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क है। कुछ लोग इसको नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। जैसे एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट होता है, आप फार्मेसी पे जाएँ, फार्मासिस्ट आपको मेडिसिन देता है, उसको पता होता है ये दवाई किस चीज़ की है और ये किस चीज़ की नहीं है। इसी तरह अगर आप फार्मासिस्ट के पास जाके कहें कि मतलब कोई भी आप अपनी उसको बीमारी बताएं तो वो कहेगा आप डॉक्टर के पास जाएं, बेहतर यही, बेशक उसको पता भी हो लेकिन वो यही सजेस्ट करेगा। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट जो है वो बंदे को देखता है, ठीक है, और फिर वो बताता है इसको मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देगा। अगर उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है तो वो फिर उसको काउंसलिंग करेगा उसकी, या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करेगा। यूजुअली साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं। ठीक है, तो बस इसमें यही बताया कि इनका मेडिसिन से लेना देना होता है। ठीक है, जैसे डिप्रेशन वगैरह होता है तो उसके लिए साइकियाट्रिस्ट का होना ज़रूरी होता है कि उन्होंने मेडिसिन वगैरह भी देती हैं, अगर देनी होती हैं, अगर डिप्रेशन जो है वो बहुत सिवियर किस्म का है। ठीक है, फिर इसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि इनकी एजुकेशन क्या है, 4 इयर्स का MBBS या MD डिग्री करेंगे और ये सारा कुछ मतलब बस आपने रीड करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे वो वही बात बता दी, डिफरेंस बिटवीन अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकियाट्रिस्ट, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी मैंने आपको बताया कि वही होते हैं जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, 1 to 1 बैठ के अपने क्लाइंट को से समझते हैं और इनका जो इलाज करने का तरीका होता है वो बातचीत
फील्ड से होता है, ठीक है। ये मेडिसिन से इनका कुछ नहीं होता। ये क्लाइंट को जो है वो बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, तरीके बताते हैं कि आपने कैसे करना है, ठीक है। और ये मतलब यही है, हाँ, मतलब यही कि इंटरव्यूज़ के थ्रू करते हैं। फिर इन्होंने बता दिया कि ये क्या होता है, 4 ईयर ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, 1 ईयर इनकी क्लिनिकल इंटर्नशिप होती है, एंड कंप्लीट पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग प्रायर टू ऑब्टेनिंग देयर लाइसेंस एज अ साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, लाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर है हाउ अ क्लिनिकल साइकोलॉजी डिफर्स फ्रॉम काउंसलिंग साइकोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील विद ऑल काइंड्स ऑफ पेशेंट, माइल्ड, मॉडरेट एंड severe. They are less likely to specialize in career assessment, while counseling psychologists are more likely to provide services for mildly distributed. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हर किस्म के पेशेंट से डील करते हैं, जिसको माइल्ड हल्की सी भी सिम्टम्स हों, मेंटल हेल्थ इश्यूज हों, मॉडरेट दरमियाने से, सिवियर बहुत हाई, मतलब सिवियर बहुत हाई लेवल की हो। लेकिन जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो यूजुअली माइल्डली डिस्टर्ब्ड होते हैं, जो मतलब जैसे किसी परेशानी में चले जाए तो हल्के से डिस्टर्ब रहते हैं, रात को नींद नहीं आ रही, नींद उड़ गई है, टांगों में दर्द हो रही है, जो भी हल्के से, तो उसके लिए मतलब हम चाहते हैं कि इंसान अपने हवास में होता है लेकिन फिर भी उसको कोई चीज़ अंदर से तंग करिए तो वो उसके लिए खुद चल कर जा सकता है। लेकिन जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास हर लेवल का, मतलब जो दिमागी तौर पे बिल्कुल ही बंदा नहीं ठीक ना, वो उसके लिए भी उसके पास वो भी पेशेंट्स आते हैं। फिर यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कॉन्सेंट्रेट प्राइमरीली ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सिवियर इमोशनल डिसऑर्डर। वो वही है कि सिवियर ज़्यादातर ये जो सिवियर केसेस होते हैं ये उनको डील करते हैं। फिर ये है कि दे ट्रीट देयर पेरेंट्स टू। साइकोथेरेपीज देयर मोस्ट एम्फोसिस इज ऑन पास्ट। वो पास्ट में देखते हैं कि इनके माजी में क्या हुआ था, और दे फोकस मोर ऑन एजुकेशन एंड चेंजिंग द कॉग्निशन ऑफ देयर क्लाइंट। ये वही बातें हैं जो आप रीड कर लें तो आपको समझ आ जाएंगी। फिर है साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स। अच्छा, ये जो होते हैं ये यूजुअली ज़्यादातर इनका काम जो होता है वो ग्रुप बेसिस में होता है। इंडिविजुअली भी ये कर लेते हैं लेकिन मोस्टली इनका जो है ना वो ग्रुप बेसिस में काम होता है। और इनका जो है कि दे डील विद सोशल फोर्सेस दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द पेशेंट डिफिकल्टीज। दे टेक द केस हिस्ट्री, इंटरव्यू एम्प्लॉयर्स एंड रिलेटिव्स एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर वोकेशनल प्लेसमेंट्स ऑफ पेशेंट। मतलब ये अगर क्लाइंट के फर्दर उसके मतलब सोशली उसकी इन्वायरमेंट को भी बेहतर करने के लिए ये उसका काम करते हैं कि बाकी रिश्तेदारों से या रिलेटिव से या फैमिली मेम्बर से भी मिलके उनको भी देखते हैं कि क्लाइंट के लिए थोड़ा सा जो है वो बेहतरी की जाए, ठीक है। हाउ साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स डिफर फ्रॉम क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब ये भी देख लेते हैं कि ये कैसे डिफर करते हैं। Compared to the training of clinical psychiatry, social worker training is rather brief. इनकी इतनी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग नहीं होती, इनकी छोटी सी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं साइकेट्री सोशल वर्कर्स की ये इतनी वसी नहीं होती, ठीक है। इनको मतलब ये ओवरऑल काम करते हैं और इनका काम इतना सिवियर या वो नहीं होता, तो इसीलिए इनको इतनी मतलब ट्रेनिंग भी इनकी इतनी हार्ड और टफ नहीं होती, ठीक है। फिर है इन कंट्रास्ट टू क्लिनिकल साइको। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी क्लिनिक पे या हॉस्पिटल पे या साइकेट्रिक सोशल नहीं सॉरी क्लिनिक पे या हॉस्पिटल पे सर्विसेज देते हैं। जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स हैं वो जो है वो घरों में भी चले जाते हैं, मतलब ये खुद चल के जाते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास चलकर आते हैं पेशेंट, लेकिन ये चल के भी चले जाते हैं। घर में चले गए, फैक्ट्रीज़ में या स्ट्रीट में जो होमलेस लोग होते हैं उनकी मदद कर दी, या मतलब वेयर द पेशेंट स्पेंड बल्क ऑफ देयर लाइफ, ज़्यादातर वक्त उन्होंने जहाँ पे गुजारा होता है वो वहीं पे चले जाते हैं कि वो पेशेंट कंफर्टेबल रहे। फिर है रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। ये जो है ये जो फिजिकली या कॉग्निटिवली डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं या जो सही तरह जिनको मतलब सोचने समझने की सलाहियत इतनी नहीं है, जिनकी फिजिकली जो ठीक नहीं है, जो जिनका किसी एक्सीडेंट में टांग वगैरह टूट गई या हाथ ज़ाया हो गया, टूट नहीं गया ज़ाया हो गया, ये उनको डील करते हैं कि आप ज़िंदगी में अभी बेकार नहीं हैं, आप उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं और आप उतने ही काबिल हैं जितने आप पहले थे, ठीक है। तो इसमें बस ये है। फिर स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है कि वो उन बच्चों को देखते हैं जो पढ़ाई में बेहतर नहीं होते या होते ब्राइट हैं लेकिन अच्छे स्कोर्स नहीं कर रहे होते, उनको डील करते हैं।
फिर उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प करते हैं जिनको फर्दर अपने फ्यूचर में फील्ड सेलेक्ट करने में या प्रोफेशन सेलेक्ट करने में कन्फ्यूजन हो रही होती है, ये उन बच्चों को देखते हैं। ठीक है, फिर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की मैं आपको एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि जैसे सपोज अगर कोई खातून है या कोई मर्द है जो कहे कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा मायूस हूँ और वो ओवरवेट है, तो ये उसको उस तरफ कायल करते हैं कि आप हेल्दी अपनी लाइफ चॉइसेस करें तो आप अपने आप को बहुत बेहतर फील करेंगे। ठीक है, ये तो आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ बहुत कॉमन है। अच्छा, फिर है साइकियाट्रिक नर्सेज। अच्छा, जैसे हॉस्पिटल में नॉर्मल नर्सेज होती हैं, इसी तरह साइकियाट्रिक नर्सेज होती हैं और इनको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। क्यों? इसलिए कि ये जो हैं ये डॉक्टर से ज़्यादा वक्त जो है पेशेंट के साथ क्लिनिक्स में गुजारती हैं और डॉक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसमें यही आप रीड कर लें तो आपको समझ आ जाएगी। पैरा प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? पैरा प्रोफेशनल्स भी डॉक्टर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और नर्सेज के हेल्पर्स होते हैं। मतलब क्लिनिकल नर्सेज के तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के जो हैं ये हेल्पर्स होते हैं। इनको समझ पूरी होती है अपने काम में, मतलब काम कर कर के इनको इतनी समझ आ गई होती है, लेकिन ये जो है इनको अलाउ नहीं होता और ना ही इनको ये कर सकते हैं थेरेपीज़, साइकोथेरेपेटिक सेशंस वगैरह ये नहीं कर सकते, लेकिन ये जो हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं ये पूरी उतनी ही हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं जितनी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकता है। ठीक है, फिर है हाउ डज क्लिनिकल साइकोलॉजी डिफर फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ये जस्ट कॉन्सेप्चुअल है, आप रीड कर लें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ऊपर भी हमने काफ़ी रीड की हैं, फिर कंक्लूजन आ गया है और अब हम मूव करते हैं सेकंड लेक्चर की तरफ। अच्छा, अब है हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब हम हमारा मेन फोकस जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरफ आ जाएगा कि ही इज़ अ प्रोफेशनल हु अप्लाइज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स टू अंडरस्टैंड। बुक साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है और प्रोसीजर्स को क्या करने के लिए, टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को। इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की कि कौन है वो। ही इज़ द वन हु अप्लाइज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड एलिविएट इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे हमने देखना है कि इसकी फंक्शनिंग क्या है, जो इसके स्किल्स क्या हैं एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के। ये आपके सामने 8 स्किल्स आ रहे हैं, ये हम रीड कर लेते हैं। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, इंटरवेंशन एंड थेरेपी, टीचिंग, क्लिनिकल सुपरविजन, रिसर्च, कंसल्टेशन, प्रोग्राम डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अब आप ये पैराग्राफ लंबे लंबे देख के घबरा रहे होंगे। आप लोगों को मैं सिर्फ प्रिसाइजली ये पैराग्राफ जो है ना आपको मैं बता देती हूँ, आप लोग को समझ आ जाएगी, फिर आप रीड कर लेंगे तो आपको मतलब पूरी मतलब कंसेप्ट ही क्लियर करना है ना, वो मैं आपका कर देती हूँ। अच्छा, इसमें इन्होंने ये बताया कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो असेसमेंट लेते हैं। असेसमेंट्स का मतलब होता है टेस्ट लेना, चेक करना कि कौन किसके साथ क्या मसला है। कैसे ये असेसमेंट लेते हैं? टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं। क्यों लेते हैं? टू अंडरस्टैंड पीपल्स मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब ये क्या है, ये मदद करता है प्रॉब्लम्स अगले की दिमागी जो मेंटली प्रॉब्लम्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको डायग्नोज करने में। ठीक है, अब जैसे एक चाइल्ड है वो स्कूल में या स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, या किसी का बिहेवियर जो है वो उसको तंग कर रहा है कि वो उसको कहता है कि ये मेरे अपने कंट्रोल में नहीं होता लेकिन मैं ये ऐसा कर देता हूँ पब्लिक में। तो ये इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, डायग्नोज करने में मदद करती हैं असेसमेंट्स। ठीक है, अब असेसमेंट्स क्या हैं? दे आर क्रूशल टू फिगर आउट। इसमें ये है कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि ये हम एकदम से पढ़ तो नहीं सकते ना किसी का दिमाग। तो ये फिगर आउट करने के लिए बड़े सवाल, बड़ा इंटरव्यू, बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि किसी का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है। ठीक है, उसके उसके डिसऑर्डर के फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से ये हो रहा है, क्या स्ट्रेस है, या मतलब उसकी प्रॉब्लम के कोर तक जाना ना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, ये चीज़ थी बस, ये इतनी सी चीज़ थी, ये जो मैंने आपको बता दी है कि ये असेसमेंट में लिखी गई है। अब आगे आ जाते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का भी जो है वो इतना लंबा पैराग्राफ है, लेकिन मैं इसको आपको आसान से अल्फाजों में समझा देती हूँ, फिर आप जब रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब क्या है कि जब असेसमेंट कर ली, पता कर लिया कि अच्छा जी इसके साथ सपोज़ कर लेते हैं कि जी मसला है इसको पीटीएसडी का, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का। ठीक है, अब उसको पता चल गया कि जी उसके पास से पता चला सवालों से इंटरव्यू करके। अब उसने क्या करना है, उसको डायग्नोसिस का प्रोसीजर है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करते हैं, किस तरीके से
कुछ टूल्स है, और वो टूल्स क्या हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। DSM। DSM क्या है? डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो हम DSM-4 पढ़ेंगे ना, DSM-4 का फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अच्छा, अब ये डिसऑर्डर जो है, सॉरी, ये जो मैनुअल है, ये एक किस्म का मतलब जैसे एक गाइड है उनके पास कि आपने किस तरीके से किसी को डील करना है। उसमें क्या होता है कि वो कैटेगराइज करती है, डिप्रेशन की कैटेगरीज हैं उसमें, एनजाइटी की कैटेगरीज हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स की कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो वो उसमें जो मैनुअल है ना, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, और वो बहुत उसमें इवन सिम्टम्स भी प्रोवाइडेड होते हैं कि वो बड़े कंक्रीट उसमें जो है ना वो सिम्टम्स होते हैं, और उसके रेट्स बताए होते हैं कि मर्दों में कितने होते हैं, औरतों में कितने होते हैं, और उसके फैक्टर्स क्या हैं, और इवन ये भी मेंशन होता है कि किस एज में ये चीज़ किस में ज़्यादा आ सकती है, और इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे, ठीक है। ये जो है ना डायग्नोसिस भी जो है वो उतनी ही क्रूशल है जितनी असेसमेंट क्रूशल है, कि आपने इसके लिए अब जब डायग्नोस कर लिया है तो उसके बाद आपने अब उसके ट्रीटमेंट प्लान्स क्या होने चाहिए, ठीक है। ये भी मतलब बड़ा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे, जो कि वो बड़ी ध्यान से उनको निभानी है। अच्छा, फिर है इंटरवेंशन एंड थेरेपी। इसको भी मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स में समझा देती हूँ, और आप लोग जो है ये जब रीड करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को किस तरह ट्रीट करता है। वो इंटरवेंशंस और थेरेपीज़ के थ्रू ट्रीट करता है। फॉर्मिंग थेरेप्यूटिक बॉन्ड्स। अब इसमें क्या है कि थेरेप्यूटिक बॉन्ड्स बनाता है, मतलब इंटरवेंशन और थेरेपीज़ इस तरीके से करेगा कि उसको समझ आए, एक रब्त तैयार हो, थेरेप्यूटिक रब्त तैयार हो चीज़ों के अंदर, ठीक है। फिर है साइकोथेरेपी इन वेरियस फॉर्म इज़ अ की फोकस इन्वॉल्विंग 1-to-1 कपल्स। जो साइकोथेरेपी है वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है किस में, 1-to-1 थेरेपीज़ में, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये मेंशन है, आपको ये देखें, मोस्ट ऑफन थेरेपीज इन्वॉल्व के टाइप्स ऑफ थेरेपीज कौन सी हैं। 1-to-1 है रिलेशनशिप, या फिर आपकी आ जाती है कपल्स की, या फैमिली की, या ग्रुप सेशंस होते हैं, ठीक है। थेरेपिस्ट कोलैबोरेट विद क्लाइंट्स टू फाइंड सॉल्यूशन। अच्छा, अब क्या है कि थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट्स से बातचीत सवालात वगैरह करते हैं सिर्फ सोल्यूशन ढूंढने के लिए कि इनको किस तरीके से हमने ट्रीटमेंट देनी है। और जो थेरेपी, अगर अगर क्लाइंट जो है वो सिवियर है तो वो फिर देखते हैं कि इसको हमने ड्रग के थ्रू भी ट्रीटमेंट देनी है कि नहीं, ठीक है। अब जो है इसमें अप्रोचेस जो हैं यहाँ पे नीचे आ जाते हैं कि देयर आर मैनी डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रैक्टिस साइकोथेरेपी। ये आप लोग याद कर लें कि विच आर द प्रैक्टिसेस ऑफ साइकोथेरेपी, या व्हाट आर द अप्रोचेस इज टू प्रैक्टिस साइकोथेरेपी। वो है साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव और एक्लेक्टिक। साइकोडायनेमिक जो होती हैं वो मेंटल इलनेस, मेंटल और बिहेवियरल इलनेस को कहेंगे। ह्यूमनिस्टिक जो है वो ह्यूमन प्रॉब्लम्स के साथ है, बिहेवियरल जो है वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, कॉग्निटिव जो है वो थिंकिंग प्रॉब्लम्स के साथ है, और एक्लेक्टिक जो है वो वो थेरेपी है जिसके अंदर इनमें से कोई दो जो है ना ऊपर जो मेंशन्ड है वो क्या कहते हैं, थेरेपीज इन्वॉल्व होंगी, प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होंगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, एक्लेक्टिक। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहती हूँ कि मैंने साइकोडायनेमिक का कहा कि वो मेंटल हेल्थ के साथ है, लेकिन इसको मैं करेक्ट करूँगी कि साइकोडायनेमिक जो होती है वो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, विच इंक्लूड्स आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स भी, ठीक है। फिर इसी तरह ह्यूमनिस्टिक भी जो है, इट ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर्स या ह्यूमनिस्टिक जो थेरेपी है वो इंक्लूड करेगी इंसान की फ्री विल को, या इंसान की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, कि उसने आज तक अपने आप को समझा है कि नहीं, ठीक है। फिर बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव एंड एक्लेक्टिक है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम टीचिंग के तरफ। टीचिंग जो है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो एज अ प्रोफेसर टीच करें, या अपने से जो जूनियर हैं, मेंटल हेल्थ पर्सनल्स, नर्सेज हैं, एड्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उनको टीच करें, उनको सिखाएं, अपने एक्सपीरियंसेस से बताएं, और अपनी स्टडीज़ के थ्रू, या अगर उन्होंने कोई रिसर्च वगैरह की है तो वो उससे भी करें, मतलब उनको टीच करें, ताकि जो अगला साइकोलॉजिस्ट है वो भी आपके एक्सपीरियंसेस से लर्न करे और वो बेहतरी की तरफ जाए।
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें यह है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बहुत बहुत टीम वर्क के साथ काम करते हैं, कि वो बहुत कंबाइन होकर काम करेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में। ये भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। क्लिनिकल सुपरविजन, इसके अंदर क्लिनिकल सुपरविजन में है कि ट्रेनीज जो आते हैं उनको उनके केसेस को देखना या उनके वर्क को देखना कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और मतलब सुपरवाइज करना। जैसे सुपरवाइज कहते हैं ना कि आपके अंडर काम हैं और आप ऊपर से उनको ऑब्जर्व करें, उनके काम को देखें और उनकी थेरेपीज़ को देखें, उनके रिसर्चेस को देखें। तो ये वही सुपरविजन करते हैं, मतलब हर चीज़ को सुपरवाइज करते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च है। रिसर्च में भी जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल है कि एज वन क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है। द साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल वाज अडॉप्टेड। ठीक है, यानी कि रिसर्चेस करने के बाद वर्ल्ड वॉर टू में जो ट्रेडिशनल इनकी एकेडमिक रिसर्चेस थी, उसके बाद इनके पास कौन सा मॉडल आया, वो साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल जो था वो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी रिसर्च कैन बी बोथ बेसिक एंड अप्लाइड अमंग द हेल्थ केयर प्रोफेशंस। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज वन ऑफ द फ्यू टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव रिसर्च ट्रेनिंग। दस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर वेल सूटेड टू डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड evaluate रिसर्च एंड कंडक्ट प्रोग्राम। इसमें यही है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो विद टाइम अपनी एक्सपीरियंसेस के साथ, या उनके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए कि वो उसको लेके स्टडी करना शुरू कर जाए और उसी पे रिसर्च करना शुरू कर दें, तो ये भी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का पार्ट होता है। फिर कंसल्टेशन है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि जैसे कंपनीज जो हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी को इसमें माइंड में रखिएगा कि कंपनी जो है वो इनको कंसल्ट करती हैं, और इसमें माइंड यू के जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को वो कंसल्ट करती हैं वो हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो हाईली एजुकेटेड होते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इन्होंने अब जो है वो कंसल्टेशन लेनी है। और यहाँ पे हम रीड करते हैं, कंपनीज माइट कंसल्ट विद क्लिनिकल टू हेल्प रिड्यूस को वर्कर। जैसे कंपनीज में स्ट्रेस आ जाता है, या माहौल की वजह से कंपनीज को लगता है कि आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा हमारा, तो वो इनसे कंसल्ट करते हैं, और ये आके यूजुअली ग्रुप्स में काम करती हैं। ठीक है। फिर है प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम डेवलपमेंट में अच्छा, वो जो मैंने आपको कंसल्टेशन में बात कही वो यहाँ पर मैंशनड है, आई जस्ट कंफ्यूज्ड इट, कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो प्रोग्राम डेवलपमेंट में होगा ही शुड बी हाईली स्किल्ड। क्यों, ये भी हम देख लेते हैं कि वो एक एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट और इवेलुएशन। ठीक है। मतलब जैसे सिगरेट की आप देखें कैंपेन्स के, इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स होती हैं और उनको देखा जाता है कि ये किस तरीके से इस चीज़ को वाइप आउट किया जाए। ठीक है। तो उसके लिए ये इस तरह के साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो और उनको अच्छे तरीके से पता हो। और इसमें ये भी होता है कि या तो ये डायरेक्टली लोगों से इंटरेक्ट करेंगे या इनडायरेक्टली करेंगे, लेकिन इनका जो मेन फोकस है काम का वो ये क्या है, लोगों की बेहतरी। ठीक है। फिर है मैं आपको एक दफ़ा रीड कर दूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर ऑफन आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन प्रोग्राम्स एंड शुड ऑब्टेन अप्रोप्रिएट सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच एक्टिविटीज ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। दे टिपिकली वर्क विद अदर प्रोफेशनल्स, देखा मिलजुल के काम करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों से, हु आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज टू द क्लाइंट। मतलब ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं होता, ये कई साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। As such, clinical psychologists must be skilled in interacting with other professionals in a respectful and helpful manner to develop successful program। सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाने के लिए उसने कहा है कि दे शुड बी हाईली स्किल्ड। फिर एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड से पता चल रहा है कि एक जो है दे हैव टू डील विद द क्लाइंट रिकॉर्ड, मस्ट के मेंटेन रखने हैं, ये नहीं है कि बिखरे हुए हैं और ख़राब हैं और ना, मतलब जो रिकॉर्ड्स हैं आपने खो दिए हैं या इस तरीके से है। यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द योर क्लाइंट रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग। द क्लाइंट्स क्लिनिकल रिपोर्ट मस्ट बी मेंटेन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर क्लिनिकल और रिसर्च ऑपरेशंस। इनका भी ख्याल रखा जाता है कि क्या पॉलिसीज़ हैं और उनको हमने कैसे फॉलो करना है। सम क्लिनिशियंस बिकम फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटर्स। अच्छा, अब क्या है कि जो है कुछ क्लिनिशियंस जो है वो फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटर्स बन जाते हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट टू लिस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हेल्ड बाय क्लिनिकल साइकोलॉजी, कि इसमें भी बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स में भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किस पोस्ट पे भी लग सकते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन की हैं। हेड ऑफ यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, director of a veteran administration clinic, vice president of a consulting firm, director of the clinical training program, chief psychologist in the hospital, etc.
फिर ये समराइज है एंड दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद ये देख लें, ये सिर्फ एजुकेशन वगैरह ये हमारे लिए है कि आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या करना है। यू नीड टू बी ग्रेजुएट, देन मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी या साइट डी की जाए, और उसके बाद जो है या पोस्ट डॉक्टरेट की जाए। उसके बाद या आप रीड कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी एजुकेशन पाकिस्तान में किस तरह की है, फिर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग क्या है, फिर उसका कोर्स वर्क क्या है, फिर उसकी प्रैक्टिकम वर्क क्या होगा, रिसर्च है उसकी जो कि उसने अपनी डिग्री कंप्लीट करने से पहले जो साइड डी की है, फिर इंटर्नशिप होती है, एंड दैट्स इट। आप ये सारी चीज़ें रीड कर लें और बहुत इजी सा लेक्चर है, एंड आई होप आई मेड इट क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर विद यू। थैंक यू, होप आई विल मीट you with the next 2 lectures soon, inshallah.